हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आज हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रिशन साइंस का एक ही क्लास लिया है। आज हम लोग दूसरा क्लास लेंगे और न्यूट्रिशन साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा को जानेंगे। कल हम लोग एक तरीके से मतलब ऊपरी तौर पे एक उसकी आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक उसका आउटलाइन हमने देखा कि किस चीज़ को कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हमने इस तरीके से देखा, मतलब कोई भी चीज़ आप अगर तैयारी ही करते हैं, अगर मतलब कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसको ये देख लेना ज़रूरी होता है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसका सिलेबस समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जिससे एक तरीके से एक सीरियल क्रम में उसको लिया जा सके और एक तरीके से उसको पढ़ा जा सके। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं और इसकी थोड़ी बहुत आजकल हिस्ट्री मतलब पेपर में एग्ज़ाम में देखेंगे आप तो इसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि आहार एवं पोषण विज्ञान के पिता कौन हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। तो आज ये देखते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक। अब ये देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, आहार एवं पोषण विज्ञान को इसको बोलते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस, ठीक है। इसको बोलते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस। इसको देखते हुए चलते हैं कि आहार को क्या बोलते हैं। ये देखिए, फूड एंड फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, ठीक। अब हम देखते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान, हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं। आहार क्या है, मतलब आहार आखिर है क्या। तो आहार किसको कहते हैं ये देखेंगे। आहार क्या है कि आहार को हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, ठीक। पोषण को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, और विज्ञान को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। इन तीनों को आपस में मिलाकर क्या बनता है, इन तीनों को आपस में मिलाकर आहार एवं पोषण विज्ञान बनता है, ठीक। इसको हमने देखा। और क्या होता है कि आहार जो होते हैं यह कई होते हैं ना, आहार कई होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं और द्रव भी हो सकते हैं। आहार को क्या है, रुकिए, ये देखते हैं कि आहार ना, ठीक। आहार को क्या कह सकते हैं, ये आहार जो होते हैं ये ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है ना। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। जैसे इसको कह सकते हैं कि आहार या फूड, आहार या इसी को कहते हैं फूड को ही आहार बोलते हैं। फूड वो है जो हमारी पोषण की प्रक्रिया, जो हमारी पोषण की प्रक्रिया और नीड को पूरा करे, ठीक। तो ये आहार क्या था, आहार या फूड वो है जो हमारी पोषण की प्रक्रिया और नीड मतलब आवश्यकता, किसको, ये नीड को पूरा करे। तो ये आहार जो होता है ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। आहार या फूड वो है जो हमारी पोषण की प्रक्रिया को पूरा करता है। क्यों, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए कि आहार ठोस और द्रव दोनों होता है, तो क्या अगर हम मिट्टी उठा के खा ले रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, चौक खा रहे हैं और भी अदर ऐसी फालतू की चीज़ें खा ले रहे हैं, तो क्या वो आहार कहलाएगा, नहीं, आहार वही कहलाएगा जिससे हमको पोषण प्राप्त हो।
जिससे हमको पोषण प्राप्त हो वही आहार कहलाता है। और वो चीज़ें, वो आहार नहीं होता है, वो आहार नहीं होता है जो कि पोषण ना हो, ठीक है। मतलब जिससे हमें पोषण ना प्राप्त हो वो आहार नहीं है। आहार क्या है? आहार हम जो भी चीज़ खाएं, हम जो भी चीज़ आहार हम मतलब खाएं, उससे हमें क्या पोषण प्राप्त हो। क्योंकि अगर हम इसी को खा ले रहे हैं तो क्या ये आहार है? भाई यहाँ पर है ना कि आहार ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो लेकिन आहार ठोस द्रव होने का मतलब ये थोड़ी ना कि चाहे जो खा लिया जाए। ठोस द्रव होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चाहे जो खा लिया जाए। आहार का मतलब ही यही हुआ कि जिससे हमको पोषण प्राप्त हो, ठीक। तो आहार या फूड वो है जो हमारी पोषण की प्रक्रिया या नीड को पूरा करे, वही क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। अब न्यूट्रिशन देखेंगे, इसको क्या है कि आहार एवं पोषण विज्ञान ना, इसी को क्या बोलते हैं? पोषण बोलेंगे। जाइए, पोषण ना। तो पोषण क्या है? पोषण ये क्या है? ये एक प्रकार का, ये एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है ना। पोषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये कोई आहार नहीं है पोषण कि मतलब इसको हम लोग ले लिए। ये एक प्रक्रिया है जो हम आहार को खाते हैं, उसके द्वारा जो उस पर क्रिया होती है तो हमको पोषण प्राप्त होता है। मतलब कि पोषण क्या है? ये एक प्रक्रिया है। पोषण कोई आहार नहीं है, न ठोस है न द्रव है, ठीक। पोषण क्या है कि ये एक प्रक्रिया है। जो हमने ठोस को लिया तो उस पर क्रिया या उस पर प्रक्रिया हुई, उस पर तो वो जो हमने लिया उस पर प्रक्रिया हुई तो उससे जो प्राप्त हुआ वही क्या कहलाया? पोषण कहलाया। पोषण ना आहार है, ना फूड, ना ठोस है, ना द्रव है, ठीक। तो पोषण क्या है? ये एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है, यह प्रक्रिया, यह हमारे द्वारा खाए गए आहार पर होती है, ठीक। तो ये क्या है? पहले हमने देखा कि आहार, ठीक। आहार क्या था कि आहार ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। तो ठोस होने का मतलब ये नहीं कि चाहे जो भी खा लिया जाए, ठोस फॉर्म में है, हम उसको खा रहे हैं तो वो आहार हो गया, नहीं। हम जो भी चीज़ लें वो उससे हमको पोषण प्राप्त हो। तो आहार या फूड वो है जो हमारी पोषण की प्रक्रिया या नीड को पूरा करे, मतलब जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उसको पूरा करे, ठीक। तो यही आहार हो गया। और पोषण क्या है? ये एक प्रक्रिया है या एक प्रकार का प्रोसेस है, न कोई आहार है, ठीक। क्यों? क्योंकि हम आहार को ग्रहण कर सकते हैं, न कि हम पोषण को ले सकते हैं ना। हम आहार को ग्रहण कर सकते हैं, मतलब न कि हम पोषण को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम आहार लेंगे तो उस पर जब प्रोसेस या प्रक्रिया होगी तो उससे हमको पोषण प्राप्त होगा। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किस पर होती है? यह प्रक्रिया हमारे द्वारा खाए गए आहार पर होती है। यह हमारे द्वारा खाए गए जो हम फूड लेते हैं, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, उस पर यह प्रक्रिया होती है। तो ये क्या कहलाया? ये पोषण कहलाया, ठीक। ये आहार हो गया, पोषण हो गया। अब हम विज्ञान को देखते हैं कि विज्ञान, देखिए इसकी एक परिभाषा को हम और समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि पोषण एक प्रक्रिया है ना। पोषण एक प्रक्रिया है, जैसा कि हम ऊपर यहाँ पर लिखे हैं कि पोषण एक प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है? आहार का कटना, पचना, हमारे शरीर में अवशोषित होना, उत्सर्जन होना पोषण कहलाता है।
ठीक है, ये देखिए सेम वही बात दोनों में कही गई है, जो ऊपर कही गई थी, लेकिन बस कहने का तरीका बदल गया है ना। तो ये क्या था, ये एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है। यह प्रक्रिया हमारे द्वारा खाए गए आहार पर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, या दूसरी इसकी परिभाषा को देखिए कि पोषण एक प्रक्रिया है जो आहार का कटना, पचना, हमारे शरीर में अवशोषित होना, उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, पोषण। मतलब जो हम आहार खाते हैं वह पहले क्या है, आहार हमने जो भी खाया पहले वो कटता है, हम उसको अपने दांतों से चबा कर खाते हैं, उसका कटना, फिर वह डाइजेस्ट होता है, फिर उसका पाचन होता है, वह पचता है, फिर हमारे शरीर में अवशोषित होता है, फिर हमारे शरीर में जो अवशोषित हो गया फिर उसका बाहर निकलना, उत्सर्जन होना, बाहर निकलना या तो उत्सर्जन होना हमारे ये होना पोषण कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये आहार हो गया, ये पोषण हो गया। अब हम देखेंगे कि विज्ञान क्या है। हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं कि विज्ञान क्या है कि जब हम किसी भी चीज का व्यवस्थित अध्ययन करें, अध्ययन करते हैं, तो यही क्या कहलाएगा, तो यही विज्ञान या साइंस कहलाएगा। जब हम किसी चीज़ का व्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से अध्ययन करेंगे तो यही क्या कहलाएगा, साइंस कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। ठीक, तो हमने देखा कि आहार एवं पोषण विज्ञान क्या है। एक बार फिर से समझते हैं कि आहार को हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, एंड पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं, और विज्ञान को साइंस बोलते हैं। ठीक, इसी का पूरे को मिला दिया जाए तो यही क्या कहलाता है, आहार एवं पोषण विज्ञान कहलाता है। आहार जो होता है ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। आहार या फूड वो है जो हम क्या करते हैं कि जो हमारी पोषण की प्रक्रिया या नीड को पूरा करती है या आवश्यकता को पूरा करती है, वही क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। पोषण क्या है, ये एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया हमारे द्वारा खाए गए आहार पर होती है। विज्ञान क्या है, जब हम किसी भी चीज़ का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें तो ये क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो यही क्या कहलाया, तीनों को मिलाकर क्या बना, आहार एवं पोषण विज्ञान बना। ठीक है, अब ये देखते हैं कि देखिए पोषण एक तरीके से पोषण जो भी हमने पोषण जो है जो भी हमने आहार ग्रहण किया, यही हमने बोला ना कि जो भी हमने आहार ग्रहण किया है उसका पाचन, अवशोषण और उनका रक्त परिसंचरण हो। फिर क्या होता है, फिर हमारे कोशिका में वो पहुँचे। ठीक है, इसको देखिए, फिर हमारे कोशिका तक पहुँचे, फिर शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाए, फिर शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाए ना। मतलब दो परिभाषा हमने देखी थी दो तरीके से,
क्या था परिभाषा, देखिए मतलब पोषण की सब कुछ वही है, बस एक कहने का तरीका बदल गया। फिर जो भी हमने आहार को ग्रहण किया, जो भी हमने खाया, उसका पाचन, अवशोषण और उसका क्या है रक्त परिसंचरण हो, और फिर हमारे कोशिका तक पहुँचे। पहले रक्त परिसंचरण हो, फिर हमारे कोशिका तक पहुँचे, और जो भी खराब पदार्थ हो, वेस्ट मटेरियल हो, उसे क्या है कि बाहर कर दिया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे कोई मशीन है, जब मशीन चलती है तो क्या है कि उसमें जो कार्बन जम जाता है उसको भी, उसकी भी सफाई ज़रूरी होती है। तो क्या है, शरीर है, शरीर के लिए भी वो जब वो चलते चलते वो अपना खाया, फिर उसके बाद मतलब वही प्रोसेस हमेशा हो रहा है। हमको उससे पोषक तत्व मतलब प्राप्त हो गया, फिर जो वेस्ट मटेरियल हो गया, जो खराब पदार्थ हो गया, उसको बाहर कर दिया। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, पोषण की कहलाई। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि क्योंकि अब इस समय इससे भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं ना। तो फिर देखते हैं कि हिस्ट्री, इसका इतिहास देखते हैं। क्या है कि ये युडकिन जो है, इन्होंने पोषण की क्या परिभाषा दी है, किसने, युडकिन ने। ठीक, तो इसको क्या दिए हैं कि युडकिन कहते हैं कि पोषण मनुष्य और भोजन के बीच का संबंध बताता है। मनुष्य और भोजन के बीच का संबंध बताता है। तो युडकिन क्या कहते हैं, इन्होंने बताया है कि पोषण जो है यह मनुष्य और भोजन के बीच का संबंध बताता है। तो इनकी जो परिभाषा है, देखिए उसमें तो वो तो समझने के लिए थी, लेकिन इनकी जो परिभाषा है जैसे कि तैसे इसको याद करनी जरूरी, मतलब याद क्या करेंगे, 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि युडकिन ने क्या कहा है कि पोषण जो है मनुष्य और किसके, भोजन के बीच के संबंध को बताता है। अब आगे देखते हैं कि पोषण के पितामह या इस पोषण के फादर जो हैं, पोषण के फादर कौन है, लेवाइजर हैं। कौन है, लेवाइजर। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोषण के पितामह कौन है, लेवाइजर है ना। और यहीं पर देखते हैं कि भारत में, अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारत में पोषण के पितामह ना, भारत पोषण के पितामह कौन है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलुथुर गोपालन ना, कोलुथुर गोपालन। और इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की, यहीं पर हम अब इसको देखते हैं कि युडकिन ने क्या कहा। युडकिन ने कहा कि पोषण जो है वह मनुष्य और भोजन के बीच के संबंध को बताता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ ये देखिए पोषण के पितामह कौन है पोषण के पितामह, लेवाइजर हैं। पोषण के पितामह लेवाइजर हैं। लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारत में पोषण के पितामह कौन है, तो आप क्या बताएंगे, भारत में पोषण के पितामह कोलुथुर गोपालन है। कौन है, कोलुथुर गोपालन। इन्होंने ही भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की थी। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, यही देखते हैं पोषण के क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, हिप्पोक्रेटिस। ये देखिए हिप्पोक्रेटिस ने यह जानने की कोशिश की
कोशिश की थी कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसका हमारे शरीर के भीतर क्या होता है। ठीक, तो ये देखिए कि पोषण के क्षेत्र में सबसे पहले किसने कौन वैज्ञानिक थे? हिप्पोक्रेटिस। ये देखिए ना, पोषण के क्षेत्र में सबसे पहले ग्रीक के वैज्ञानिक, ग्रीक के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटिस ने यह जानने की कोशिश की थी कि जो भी हम खा रहे हैं उसका हमारे शरीर के भीतर क्या होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये हमने देखा कि पोषण की परिभाषा किसने, यूडकिन ने क्या दी थी कि पोषण की परिभाषा यूडकिन ने दी कि पोषण जो है वह मनुष्य और भोजन के बीच के संबंध को बताता है। और पोषण के पिता कौन हैं? पोषण के पिता लाइवाइजर हैं। और भारत में पोषण के पिता कौन हैं? कोलथुर गोपालन है, जिन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। और कौन कि ग्रीक के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? हिप्पोक्रेटिस थे। इन्होंने क्या बताया कि जो भी हम खा रहे हैं उसका हमारे शरीर के तो ये क्या जानने की कोशिश किए थे कि जो भी हम खा रहे हैं हमारे शरीर के भीतर उसका क्या होता है। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि शताब्दी के बारे में देखते हैं कि 15वीं ये देखेंगे 1561 से 1637। ठीक, 1561 से 1637 के बीच में इटली के एक जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? सैटिरियो ना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम सेक्टेरियम था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चयापचय पर प्रयोग किया। चयापचय पर प्रयोग किया। तो 1561 से 1637 पर 1561 से क्या है कि 1637 के बीच ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम सेक्टेरियम ये देखिए सेक्टेरियम था, इन्होंने चयापचय पर प्रयोग किया था। कौन किया था? कि सेक्टेरियम ने। कब किया था? 1561 से 1637 के बीच। ठीक, अगर यही शताब्दी में पूछ लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? 16वीं शताब्दी से लेकर क्या 17वीं शताब्दी के बीच। ठीक, ये हो गया कि 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच। ये देखिए शताब्दी के बीच ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी देखेंगे। अठारहवीं शताब्दी में क्या हुआ था कि फ्रांस के एक व्यक्ति थे। फ्रांस के जो एक व्यक्ति थे, कौन थे? फ्रांस के एक व्यक्ति एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर को क्या बोलते हैं? अभी को हमने बताया था कि भारत के पितामह कौन है? लेवाइजर है ना। तो फ्रांस के
कब 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे, क्या नाम था, एंटोनी लेवाइजर। इन्होंने इन्हें क्या कहा जाता है कि इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ न्यूट्रिशन ना, फादर ऑफ ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि पाचन के बाद भोजन, ये बताते हैं कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा और शक्ति में बदल जाती है ना, में बदल जाती है। इन्होंने ही एक बात और बताई, इन्होंने ही क्या किया, चयापचय, इन्होंने ही चयापचय का कॉन्सेप्ट कब 1770 में विकसित किया। ये देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांस के एक प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे एंटोनी लेवाइजर, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। और भारत में जिनको भारत में न्यूट्रिशन का पिता जो कहा गया है वो कौन थे, वो कौन थे, कोलथुर गोपालन ना। तो ये क्या है, ये फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन, एंटोनी लेवाइजर जो थे, ये बताते हैं कि पाचन के बाद जब मतलब भोजन जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसके बाद जब उसका पाचन होता है तो वह ऊर्जा और शक्ति में बदल जाती है। और क्या बताया इन्होंने, चयापचय का जो कॉन्सेप्ट है वो कब क्लियर किया था, कब उसको दिया था, 1770 में विकसित किया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था जो 1661 से लेके 1637 के बीच इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे, सैटोरियो सैक्टेरियम। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चयापचय पर प्रयोग किया था। अगर शताब्दी में पूछ लिया जाए तो 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच किया था। ठीक, हम आगे देखते हैं। पोषण क्या है, पोषण एक तरीके से एक रासायनिक प्रक्रिया है। जो भी हम खाते हैं उस पर उसका प्रयोग होता है। अर्थात अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमें अच्छा पोषण प्राप्त होगा, और अगर हम खराब भोजन करेंगे तो हमें अच्छे न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त होंगे। ठीक, तो पोषण क्या करता है, पोषण जो हम खाते हैं उसी पर वो प्रक्रिया होती है। पोषण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। जो भी हम खाते हैं, पोषण क्या है, एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है ना, रासायनिक प्रक्रिया है। और जो भी हम खाते हैं यह उस पर प्रक्रिया होती है। अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमें क्या है कि अच्छे न्यूट्रिशन प्राप्त होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं तो उसी को जो अच्छा हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है वही क्या कहलाता है कि अच्छा पोषण कहलाएगा, यानी उसी को ही सुपोषण बोलते हैं। तो देखिए यहीं पर हम देखते हैं कि हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है इसके पिछले क्लास में कि पोषण जो है वो दो प्रकार का हुआ ना, एक सुपोषण हुआ, एक कुपोषण हुआ। तो अगर हम अच्छा खाएं तो हमें जो अच्छा पोषण मिला तो वही सुपोषण है, लेकिन अगर किसी चीज़ की हम खराब भोजन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा ले रहे हैं तो हमें क्या है, वही कुपोषण हो गया। तो ये सुपोषण और कुपोषण हुआ ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये हमने पोषण के बारे में देखा। अब हम देखते हैं आहार। आहार जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक संतुलित आहार होता है, एक असंतुलित आहार। संतुलित आहार, दूसरा क्या है, असंतुलित आहार। असंतुलित आहार। अब देखिए संतुलित आहार क्या होता है कि जब भी हम जो आहार ले रहे हैं कि जब भी हम अपने आय, कार्य और किसके एज ना, अपनी आय, कार्य और उम्र के अनुसार, अगर जब भी हम आहार ले रहे हैं अपनी आय और जो हमारी उम्र है उसके अनुसार और कार्य के अनुसार और लिंग के अनुसार, जेंडर के अनुसार हम आहार ले रहे हैं तो वही क्या कहलाता है कि संतुलित आहार कहलाता है। ये देखिए कि आय
हमने क्या कहा, आय के अनुसार यानी एज, और क्या आय कार्य, आय ये देखिए यहीं पर देख लीजिए, हम अपनी उम्र या इसी को एज बोलते हैं, और कार्य हुआ, कार्य के अनुसार वर्क, और क्या हो गया जेंडर। जेंडर के अनुसार जब हम पोषक तत्व की संतुलित मात्रा ले रहे हैं या हम जो पोषण ले रहे हैं, इन तीनों के अनुसार, तो यही संतुलित आहार कहलाया। क्यों? क्योंकि देखिए हर आय में और हर कार्य में जो भी हम जैसे मानसिक वर्क कर रहे हैं, तो हमें मानसिक वर्क कर रहे हैं तो मुझे कैलोरी की कम आवश्यकता होगी हम लोगों को। लेकिन अगर जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उतनी कैलोरी, जैसे किसान जो खेत में शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहे हैं उतनी कैलोरी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। हम जो है मानसिक श्रम कर रहे हैं तो हमें कम कैलोरी की आवश्यकता है। मतलब कार्य के अनुसार कैलोरी बटी हुई है, ठीक। और उम्र के अनुसार भी, ये नहीं कि अगर शैशवावस्था का बालक है तो उसे जितनी कैलोरी की आवश्यकता है उतनी कैलोरी मुझे भी प्राप्त हो ना, जितनी किशोरावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता है उतनी प्रोटीन हमें भी प्राप्त हो। तो ये हमें भी ज़रूरी है। नहीं, हर उम्र में, हर आय में जो है हर कार्य करने वालों के लिए कैलोरी और ये जो भी मतलब पोषक तत्व हैं ये अलग अलग होते हैं। और इसके लिए देखिए एक कार्डिया का चार्ट भी होता है, इसको पूरा पढ़ना होता है कि इसके द्वारा निर्धारित है कब किसको कितनी कैलोरी और प्रोटीन, जो भी पोषक तत्व हैं, फैट है, विटामिन वगैरह है, सब कुछ कब कब कितनी ज़रूरत दी जाती है, ठीक, कितनी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है कि जब हम अपनी उम्र, कार्य और जेंडर के अनुसार पोषक तत्व लेते हैं वही संतुलित आहार कहलाता है। या क्या होता है, एक देखिए सभी पोषक तत्व जिसमें संतुलित मात्रा में हो, सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, तो यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाया, यही जब सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो तो यही क्या कहलाया कि संतुलित आहार कहलाया, ठीक। और हम यहीं पर देखते हैं कि असंतुलित क्या होता है कि ये ऐसा आहार कि जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, या तो मतलब ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे, या तो होंगे तो ज़्यादा होंगे, या तो होंगे कोई एक दो कम होंगे। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे वह असंतुलित आहार कहलाया, ठीक है। और या तो ऐसा आहार जो हम अपने कार्य, लिंग और किसकी एज के अकॉर्डिंग हम ना ले रहे हों, वही असंतुलित आहार कहलाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि पोषण का वर्गीकरण। यहीं पर देखेंगे पोषण का वर्गीकरण। पोषण का वर्गीकरण करेंगे, क्या है पोषण का वर्गीकरण करते हैं, एक ये दो होते हैं, एक सुपोषण और ये क्या है कुपोषण। अब कुपोषण को माल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, कुपोषण को माल न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और इसको सुपोषण को उचित पोषण भी बोलते हैं, इसे गुड न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक। तो ये ठीक, तो ये है सुपोषण को उचित पोषण बोलते हैं, और कुपोषण क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिएंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहीं पर सुपोषण क्या कहलाता है, सेम वही इस जो अभी को हमने संतुलित आहार की परिभाषा पढ़ी थी वही है सुपोषण। सु का अर्थ क्या हुआ, सु का अर्थ हो गया अच्छा,
अच्छा, और पोषण का अर्थ हो गया आहार। जो भी व्यक्ति अपनी आयु और लिंग और क्या है कार्य के अनुसार आहार को ग्रहण कर रहा है वही सुपोषण कहलाया। और अगर वहीं पर आयु, लिंग और कार्य के अनुसार वह ग्रहण नहीं कर रहा है तो वही कुपोषण कहलाया। अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या होते हैं सुपोषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतुलित पोषण और पर्याप्ततम पोषण। पहला क्या है? संतुलित पोषण। दूसरा क्या है? पर्याप्तम पोषण। ठीक, तो क्या है कि ये 2 हो गए, एक संतुलित पोषण हुआ, दूसरा पर्याप्तम पोषण हुआ। संतुलित पोषण जो है उसके बारे में अभी हमने बताया कि जो आयु और लिंग और कार्य के अनुसार अगर आहार को ग्रहण किया जा रहा है या संतुलित मात्रा में हम ग्रहण कर रहे हैं वही जो है संतुलित पोषण कहलाया। और पर्याप्तम पोषण क्या है कि यह पर्याप्तम पोषण क्या है? ये सर्वोत्तम पोषण है, सर्वोत्तम पोषण है। ये आवश्यकता से मतलब ये व्यक्ति की आवश्यकता से कुछ अधिक होता है। ये व्यक्ति की आवश्यकता से कुछ अधिक होता है। तो अब ये हो गया ना, तो इसको ये किसके प्रकार थे? ये सुपोषण के प्रकार थे। कौन कौन से? एक संतुलित पोषण, एक पर्याप्तम पोषण। अब हम दूसरा देखते हैं कुपोषण। कुपोषण के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? इसको देखेंगे कि क्या होता है कि अतिपोषण पहला, अतिपोषण, अल्पपोषण, पहला अतिपोषण, अल्पपोषण, और तीसरा क्या है कि अतिपोषण, अल्पपोषण, और तीसरा क्या है? विशिष्ट पोषण। विशिष्ट पोषण। अतिपोषण क्या है कि हम जब क्या करते हैं कि अपनी आयु, लिंग, कार्य के अनुसार हम ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो कई बीमारियां होती हैं। जब हम अपनी आयु, लिंग और कार्य के अनुसार ज़्यादा आहार ग्रहण करते हैं तो अतिपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं। एक कौन कौन सा होता है? एक मोटापा हुआ, मोटापा। दूसरा क्या हुआ? विषाक्तता हुआ, विषाक्तता। इसमें क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा जब हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो मोटापा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा अधिक हो जाए, अधिक हो जाए ना, अर्थात कैलोरी वाले भोजन हम जब ज़्यादा करें, जब हम कैलोरी वाला भोजन ज़्यादा करें तो उससे क्या है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ही तो मिलेगा, तो वो क्या है, इससे कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है हम लोगों को? कितनी मिलती है? 4.2, और फैट से 9.2 ना।
और जब हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा अधिक हो जाए या कैलोरी वाले भोजन हम अधिक करें तो क्या होगा कि मोटापा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसके अधिक होने से कई बीमारियां होंगी। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मधुमेह बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, हाई बीपी होता है और भी कई पैरालिसिस होता है। मतलब कई तरीके से कई ज़्यादा मतलब रोग उत्पन्न होने लगते हैं, उसको कई बीमारियाँ होने लगती हैं किसके अधिक होने पर, किसके मोटापा के होने पर। तो और विषाक्तता क्या होता है कि जब व्यक्ति के शरीर में व्यक्ति के शरीर में विटामिन और मिनरल की मात्रा ज़्यादा हो जाए, मिनरल की मात्रा ज़्यादा हो जाए, जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन और मिनरल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा अतिपोषण। ठीक, अतिपोषण कितने हुए? अतिपोषण क्या होता है? जब हम अपनी आयु, कार्य और लिंग के अनुसार हम ज़्यादा आहार ग्रहण कर रहे हों तो क्या होता है कि अतिपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हम ज़्यादा आहार ग्रहण करेंगे, ज़्यादा हम फैट वाली चीज़ें खाएँगे, ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएँगे और तो उससे क्या, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि दो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कौन कौन सी? एक मोटापा होगा, एक विषाक्तता होगी। मोटापा कब होती है? जब हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की चीज़ें, जो कैलोरी वाली चीज़ें ज़्यादा हम खाते हैं तो उससे क्या होता है कि मोटापा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे कई प्रकार के रोग होते हैं, हाई बीपी हो जाएगा और मधुमेह होगा और भी पैरालिसिस होगा, कई प्रकार के कई तरीके के रोग होने लगते हैं। और विषाक्तता होती है क्योंकि देखिए जो शरीर जिसका पतला रहता है ये मायने नहीं रहता कि वो व्यक्ति पतला है, जो है उसकी सारी चीज़ें मतलब ब्लड हुआ और सब कुछ चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। और विषाक्तता क्या होता है? ये नहीं होता कि हाँ अगर व्यक्ति दुबला है तो इसका मतलब वो अस्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटापा है और उसके शरीर में ब्लड नहीं, जितनी मात्रा में ब्लड होना चाहिए उसको, और उसके 1000 बीमारियां उसके अंदर हैं तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। ठीक, तो विषाक्तता क्या है? जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन और मिनरल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह विषाक्तता कहलाती है। और अब हम देखेंगे अल्प पोषण, इसे क्या कहते हैं? अंडर न्यूट्रिएंट। ठीक, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी आय, लिंग, कार्य के अनुसार, मतलब जब उसकी जो आय है, लिंग है, कार्य के अनुसार है, उससे कम पोषण मिले तो वही क्या कहलाता है? अंडर न्यूट्रिएंट कहलाता है या अल्प पोषण कहलाता है। कब? जब अपनी आयु, लिंग, कार्य के अनुसार जो है वह आहार ग्रहण नहीं कर रहा हो, कार्य के अनुसार वह आहार, मतलब कार्य के अनुसार वह क्या करे? अनुसार कम पोषण ले, कम आहार ले ना, तो वही क्या कहलाता है कि अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? प्राथमिक स्थिति होती है, प्राथमिक, और दूसरी क्या हुई? गौड़ स्थिति ना। अब प्राथमिक स्थिति, गौड़ स्थिति क्या होती है? देखिए ये अतिपोषण था, इसको 2 भागों में बटे थे। कौन कौन से था? एक मोटापा था, दूसरा क्या था? विषाक्तता। मोटापा कब था? जब कार्बोज और फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई तो मोटापा की स्थिति उत्पन्न हो गई। और विषाक्तता जो है ये कब? विटामिन और मिनरल की मात्रा के अधिक होने पर विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अल्प पोषण में क्या है? ये अंडर है, तो अंडर न्यूट्रिएंट है। जब आयु, लिंग, कार्य के अनुसार हम आहार नहीं ग्रहण कर रहे होते या उसकी मात्रा, हम पोषण की मात्रा कम है हमारे शरीर में, तो अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है कि इसकी 2 स्थितियाँ होती हैं, एक प्राथमिक स्थिति होती है, दूसरी गौड़ स्थिति होती है। प्राथमिक स्थिति क्या होती है कि प्राथमिक स्थिति क्या होती है कि इसमें चक्कर आना और सिर दर्द होना, शरीर जो है कमजोरी लगना, मतलब और जी मिचलाना, मतलब कई प्रकार के जो भी प्राथमिक लक्षण होते हैं उसका हमेशा, जैसे उसको थोड़ी देर में थकान लगने लगेगी, तो ये सब प्राथमिक स्थिति के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें क्या होते हैं? सिर्फ रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर इसी में इलाज करा लिया जाए, इसी प्राथमिक स्थिति पर इलाज करा लिया जाए तो इसकी दूसरी स्थिति या गौड़ स्थिति नहीं आएगी।
ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ही इलाज करा लेना चाहिए। अगर व्यक्ति को कमजोरी लगे, उसको चक्कर आए, तो ये सब क्या है, प्राथमिक स्थिति है, ठीक है। इसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण किस में दिखाई देते हैं, प्राथमिक स्थिति में दिखाई देते हैं। अब गौण स्थिति को देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2 स्थिति आती है, एक PEM होता है और दूसरा क्या है, PCM। इसके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। PEM PCM क्या होता है। PEM होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ठीक। प्रोटीन एनर्जी जो है वो माल न्यूट्रिशन होता है और इसमें क्या होता है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और ये दोनों देखिए, ये सब क्या है, इसको देखते हैं। ये जो हैं, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वाशियोरकर, दूसरा क्या है, मरास्मस, तीसरा क्या है, क्वाशियोरकर और मरास्मस। ये जो है 5 साल से कम बच्चे में देखा जाता है, या 5 साल से कम बच्चे को होता है। क्वाशियोरकर जो होता है ये किसी कमी से होता है, ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। किसी कमी से, सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो कार्बोज होते हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो क्या होते हैं, बैलेंस में होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट बैलेंस में होता है। इसमें जो चेहरा होता है, मतलब जिसको क्वाशियोरकर बीमारी होती है, इसमें चेहरा जो होता है वह चंद्रमा के समान, मतलब मून के समान दिखता है। इसमें चेहरा देखिए, यही जो क्वेश्चन बनते हैं कि किस रोग में चंद्रमा जो है, चेहरा जो है वह मून के समान दिखेगा। लेकिन देखिए यहीं पर जो है, ये क्वाशियोरकर में जो चेहरा जो है वो मून के समान, मून की तरह दिखाई देगा, मून की तरह दिखाई देगा। और यहाँ पर मरास्मस में क्या होगा, यहाँ पर मंकी फेस में मंकी की तरह फेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सिर्फ प्रोटीन की कमी से थी, लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। और चेहरा जो है वह किसकी तरह दिखाया जाता है, मंकी की तरह दिखाया जाता है। चेहरा मंकी की तरह दिखाया जाता है, या मंकी फेस यहाँ पर हो जाता है। अब और क्या है, ओल्ड मैन की तरह चेहरा दिखने लगता है, ओल्ड मैन की तरह चेहरा दिखने लगता है, ठीक है। तो ये क्वाशियोरकर हो गया, मरास्मस हो गया। क्वाशियोरकर मरास्मस क्या होता है, इसमें इन दोनों की स्थिति, मतलब दोनों के लक्षण देखे जाते हैं। तो ये क्या है, PEM का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PCM प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अब देखते हैं क्वाशियोरकर मरास्मस इस 3 भागों में है। क्वाशियोरकर मरास्मस, ये दोनों क्वाशियोरकर मरास्मस दोनों हो गए। क्वाशियोरकर जो होता है ये क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। और क्या होता है, इसमें कार्बोज जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वह बैलेंस में होता है। और इसमें चेहरा जो होता है वह किसकी तरह दिखाया जाता है, चंद्रमा के आकार का दिखने लगता है, जो मून की तरह दिखता है, ठीक। और मरास्मस में क्या होता है, इसमें कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। अगर देखिए यहीं पर हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है ना, अगर एग्ज़ाम में, यहाँ पर तो मान लीजिए याद रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो एक ट्रिक है, इसको आप समझ सकते हैं। क्वाशियोरकर मरास्मस ना, तो इसमें क्या है, क्वाशियोरकर में देखिए, तो आप इसको देखिए, का भले ही यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो बैलेंस में होता है। लेकिन मरास्मस में क्या है, इसमें का है, का यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर का दिया हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, बैलेंस में है,
ठीक है, मतलब एक अपने समझने के लिए ट्रिक है कि क्वाशियरकोट में कार्बोहाइड्रेट क्या है, बैलेंस में है, और मरासमस में इसमें का नहीं है, तो ये दोनों की कमी से होगा, कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी से होगा। चेहरा जो है मंकी फेस की तरह दिखेगा, और क्या है, ओल्ड मैन की तरह चेहरा दिखने लगता है, एक बूढ़े व्यक्ति की तरह चेहरा दिखने लगेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे कि कुपोषण होने के कई कारण होते हैं ना, कुपोषण के कई कारक हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, व्यक्ति आहार नहीं ग्रहण करता है, गरीब, अगर उसके पास सारी सुविधाएं नहीं है, उसके पास जो है बहुत गरीबी है और पैसे नहीं हैं, तो वो आहार किसी तरीके से अपना पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास पैसे हों, तो गरीबी की वजह से भी क्या है, कुपोषण आ सकता है। ठीक, मतलब जो आहार लेगा ही नहीं तो उसके अंदर कुपोषण दिखेगा ही। ठीक, और क्या होता है, अज्ञानता। अज्ञानता क्या है, किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि हमको कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, तो वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन नहीं खा रहा है, कब कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, तो इसकी वजह से भी, अज्ञानता के कारण भी ये दिक्कतें देखी जाती हैं। और क्या है, जीवन शैली। जीवन शैली जो होता है, रहन सहन होता है, रहन सहन, जीवन जीने का तरीका। देखते हैं कि आज आप लोग, मोटापा जो है इसी वजह से हो रहा है कि कोई भी थोड़ा सा फंक्शन हो गया, सब लोग केक कटवा ले रहे हैं। तो इससे क्या है, केक वगैरह, पेस्ट्री है, और बाहर का खाना खाना, मतलब एक जीवन जीने का तरीका सबका हो गया है कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, दिन में नाश्ता नहीं किया, जल्दी जल्दी चले गए, रात में जो है हल्का भोजन करना चाहिए तो ज़्यादा भोजन तो ज़्यादा खा ले रहे हैं पेट भर के। तो इसी तरीके से अपने एक तरीके से जीवन शैली के कारण भी क्या होता है, कुपोषण होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, अगर इसके मतलब इस टॉपिक पे कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, कोई ज्ञान नहीं है, तो भी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। आदतें, व्यक्ति की आदतें हैं कि अभी देखिए कि कुछ लोग हैं, सुबह उठे, चाहे पानी पिए या ना पिए, लेकिन एक गिलास चाय, उनको एक कप चाय जरूर चाहिए। तो क्या है, आदत भी खराब होने की वजह से कि हम फ्रूट नहीं खाएंगे। अभी वो बाहर जा रहे हैं तो उनको क्या है कि बाहर की चीज़ें खाने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वहीं पर 50 रुपये का पेटीज खा लेंगे, चाट खा लेंगे, फुल्की खा लेंगे, खा सकते हैं, लेकिन एक गिलास जो है वो जूस लेके नहीं पी सकते हैं। तो ये आदत है कि नहीं, हमको, अरे हम ये चीज़ खाते हैं, इस तरीके से रहते हैं, हमको ये चीज़ें पसंद हैं, तो आदत है। आदत मेरी फ्रूट खाने की नहीं है, वहीं हम उसको दूसरी चीज़ के पीछे अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं कर सकते हैं। यही क्या है, आदत है। आदतों की वजह से भी देखा जाता है। मिलावट, अब आजकल देख रहे हैं कि आप हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, जिसकी वजह से सारे पोषक पदार्थ जो हैं, पोषण हम लोगों को सही से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ के कारण भी जो है कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये कुपोषण के कई कारण हो गए। अब आज जो है इतना हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक।